Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 2 of musculoskeletal system disorder, that is the MRP series 1. MRP क्या है? अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लास लिया तो मैं बता दूं, MRP is nothing, it is the must remember point for what? For NORCET. So for NORCET एग्जाम के लिए आपको मस्ट रिमेंबर पॉइंट सीरीज मैंने स्टार्ट किया है फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस का स्टार्ट करूंगी मैं. सो MRP सीरीज 1 ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने लाइक स्प्लिंट, ट्रैक्शन, कास्ट, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. फिक्सेशन, रिडक्शन क्या होता है, सब कुछ. एंड आज के सिस्टम में बेसिकली हम डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द फ्रैक्चर ऑफ हिप. सो फ्रैक्चर ऑफ हिप क्या होता है? इट इज द लाइक हिप में फ्रैक्चर मतलब कि बेसिकली जो फीमर है, हेड ऑफ फीमर है ना. सो हेड ऑफ फीमर में फ्रैक्चर को बेसिकली हम फ्रैक्चर ऑफ हिप कहते हैं. बट जो ये फ्रैक्चर ऑफ हिप जो है ना, ये बेसिकली इंट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर. सो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर कब बोलेंगे? जब अगर जो फिमोरल हेड है, फिमोरल हेड या नेक ऑफ द फीमर है ना, फिमोरल और फीमर हेड या फिर नेक ऑफ द फीमर में अगर फ्रैक्चर होगा है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रैक्चर क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है ना. सो दैट इज नोन एज इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है ना. सो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर क्या है? दैट इज द हेड ऑफ फीमर. हेड ऑफ फीमर में अगर फ्रैक्चर होगा, बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? रिड्यूस ब्लड सप्लाई. वहां पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो सकती है, तो जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ए वस्कुलर नेक्रोसिस है ना. तो अगर एग्जाम में आ गया कि ए वस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो इंटर कैप्सुलर फ्रैक्चर में होगा या एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में होगा, सो ए वस्कुलर नेक्रोसिस जो है बेसिकली इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में होगा. ठीक है ना. और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर क्या होता है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर मतलब कि फ्रैक्चर ऑफ दिस ट्रोकेंटर रीजन. अगर ट्रोकेंटर में अगर फ्रैक्चर होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर. ठीक है ना. सो ट्रोकेंटर में अगर फ्रैक्चर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है ना, ट्रोकेंटर रीजन में. ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसके बाद फ्रैक्चर ऑफ हिप से यहाँ से MCQ आ रखा है, ऑलरेडी एक बार आ रखा है, जिपमर में आई थिंक आया था. क्या आया था कि अगर हिप में फ्रैक्चर होगा तो क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे? तो ऑफ कोर्स फ्रैक्चर होता है तो स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन, ये सब तो दिखता ही है. दैट्स द नॉर्मल थिंग. बट द इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर फ्रैक्चर ऑफ हिप होता है ना, तो शॉर्टनिंग, जिस लेग में फ्रैक्चर हुआ है उस लेग क्या हो जाएगा? शॉर्टनिंग हो जाएगा और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर फ्रैक्चर ऑफ हिप. दैट इज द शॉर्टनिंग ऑफ दैट लेग एंड एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा है ना. सो शॉर्टनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन इज द क्लिनिकल फीचर, इट इज द क्लासिकल साइन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ हिप. उसके अलावा पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस ये तो नॉर्मल ही है. ठीक है ना. सो हम डायग्नोज कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स एक्सरे के थ्रू डायग्नोस्ड हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था. एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो कभी भी अगर फ्रैक्चर होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले अगर फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि उस पार्ट को हमें इमोबिलाइज करना है, सो दैट फर्दर और फ्रैक्चर ना हो, फर्दर और ज्यादा डिसलोकेशन ना हो. ठीक है ना. सो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोबिलाइजेशन करना है. एंड प्री ऑपरेटिवली अभी ये मैनेज नहीं हुआ है ना, पेशेंट को जस्ट थोड़ा सा हमें रिलीफ देना है पेन से, स्वेलिंग से, जो टेंडरनेस हो रखा है उससे हमें पेशेंट को जस्ट रिलीफ देना है पहले है ना. उसके बाद हम जो मैनेजमेंट, जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो बाद में होगा. सो अभी हम जस्ट मैनेज कर रहे हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं. सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इमोबिलाइजेशन करेंगे. एंड देन हम स्किन ट्रैक्शन लगा सकते हैं प्री ऑपरेटिवली टू रिड्यूस द स्पाज्म एंड पेन है ना. सो स्किन ट्रैक्शन लगा सकते हैं इमोबिलाइज करने के बाद. उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल हिप रिप्लेसमेंट. THR क्या है? दैट इज द टोटल हिप रिप्लेसमेंट. टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ हिप. ठीक है ना. सो टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये क्या है? दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोल सकते हैं या फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ हिप है ना. सो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे. ठीक है ना. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी भी किसी पेशेंट का अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है तो उस पेशेंट को हमें क्या एजुकेट करना है? हमें एजुकेट करना है कि अवॉइड एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन. एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज फिर से हिप डिस्प्लेस हो सकता है. ठीक है. सो ये चीजें आपको पेशेंट को बताना है. अवॉइड एक्सट्रीम
हिप फ्लेक्शन टू प्रिवेंट द हिप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो THR कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं ORIF। एंड अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली क्लास ली होगी तो मैंने आपको प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन किया था कि ORIF क्या होता है। इट इज नथिंग, इट इज ओपन रिडक्शन। हम ओपन करते हैं, ओपन करके हम बोन को प्रॉपर एनाटोमिकल पोजीशन में लाते हैं, दैट इज द ओपन रिडक्शन। ओपन करके सर्जरी से हम ओपन करते हैं, देन बोन को हम क्या करते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में लाते हैं, एंड देन क्या करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, हमने प्रॉपर अलाइनमेंट में तो ला दिया, फिर छोड़ेंगे तो वापस से पोजीशन में आ जाएगी। सो हमने प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के बाद हमें उसे फिक्स भी तो करना है, सो दैट इज नोन एज इंटरनल फिक्सेशन। सो फिक्सेशन कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स वायर्स हो गया, स्क्रूज हो गया, प्लेट्स हो गया, रॉड्स हो गए, ये सब लगा के, तो कुछ भी लगा के हमें प्रॉपर फिक्स करने होते हैं, दैट इज नोन एज ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। तो ये दोनों हमारा क्या है, दैट इज द ट्रीटमेंट, दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हिप ऑफ फ्रैक्चर। THR क्या है, दैट इज बेसिकली टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट बेसिकली करते हैं, अदरवाइज ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट। बट हमारा उससे पहले हमें पेशेंट को पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना होता है, उसमें हम पेशेंट को बेसिकली ट्रैक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं टू रिड्यूस स्पाजम पेन, क्योंकि इतना ज्यादा स्पाजम होगा, पेन होगा तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो पहले थोड़ा रिलीफ देते हैं पेशेंट को, देन सर्जरी करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा था फर्स्ट, दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ हिप। Coming to the second disorder, that is the osteoporosis. Osteoporosis very very important है, यहाँ से MCQ बहुत टाइप ऑफ MCQ बन सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ कहाँ से बन सकता है, that is the it is the metabolic disorder। कि osteoporosis क्या है, आगे हम 2-3 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, वो सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बट होता क्या क्या है वो हमें बेसिकली याद करना है। सो osteoporosis एज द नेम सजेस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें बोन का क्या होने लग जाता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है। बोन का मिनरलाइजेशन नहीं, डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, बोन जो है वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, क्योंकि बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, सो बोन पोरस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोरस जो बोन की जो मास है, बोन मास है ना, जो बोन मास है, बोन मास हो गया, बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोन क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। तो इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बोन की मास, बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज ऑस्टियोपोरोसिस। बोन पोरस हो जाते हैं क्योंकि डेंसिटी और मास डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। सो बोन पोरस हो जाता है जिसकी वजह से जो बोन है बहुत वीक फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत ज्यादा चांस है बोन का फ्रैक्चर होने के चांसेस। सो दैट विल रिजल्ट इन द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पूछते हैं एग्जाम में कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्या होने के चांसेस है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस है, क्योंकि बोन का मास डेंसिटी कम हो गई है, बोन पोरस हो गया है, सो बोन वीक एंड फ्रेजाइल हो गई है, सो दैट विल रिजल्ट इन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो आई थिंक ऑस्टियोपोरोसिस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरा MCQ क्या बन सकता है, दूसरा MCQ ये बन सकता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा बोन इन्वॉल्व होता है। सो मोस्टली कौन कौन सा बोन इन्वॉल्व होता है, रिस्ट, जो वेट बियरिंग जॉइंट है ना, वेट बियरिंग जॉइंट बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लाइक रिस्ट हो गया, हिप हो गया, स्पाइन हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, है ना, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। सो दूसरा MCQ यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। थर्ड MCQ क्या बन सकता है कि टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इट इज नथिंग, प्राइमरी मतलब कि जो एजिंग की वजह से खुद हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे खुद ही हो रहा है, खुद ही गॉड ने ऐसा बॉडी क्रिएट किया है कि उसकी वजह से वो धीरे धीरे हो रहा है। सो दैट इज लाइक नेचुरली हो रहा है, एजिंग की वजह से हो रहा है ना। सो धीरे धीरे एज बढ़ रहा है, सो लाइक पोस्ट जो अर्ली जो मेनोपॉजल वुमेन होती है, सो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, बोन जो है वीक और फ्रेजाइल होने लग जाती है। सो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से लाइक मेनोपॉजल वुमेन में एंड मैन में, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ एजिंग की वजह से हो रहा है। एंड प्राइमरी जो कॉज है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन टू मेल, ठीक है ना। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, प्राइमरी इज नथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ एजिंग की वजह से हो रहा है ना। सेकेंडरी की हो रहा है, सेकेंडरी बिकॉज ऑफ सम डिजीज की वजह से, कोई कंडीशन है, कोई डिजीज है, कोई ड्रग्स की वजह से हो रहा है ना,
सो दैट इज द सेकेंडरी, मतलब अदर देन नेचुरल नहीं हो रहा है, ये कुछ एबनॉर्मल चीजें हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो कोई कंडीशन हो सकती है, कोई ड्रग्स आप ले रहे हो उसकी वजह से हो सकती है, कोई डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है ना, जैसे कि डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन कम की वजह से, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा एक्सेसिव है, सो बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से बोन वो हो जाएगा ना। सो कुशिंग्स डिजीज हो गया, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, है ना। उसके अलावा अगर ओवर टाइम बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, या फिर अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में, स्मोकर वाले में, है ना, थायरॉयड मेडिकेशन बहुत लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, जैसे कि लीवोथायरोक्सिन, है ना, लीवोथायरोक्सिन अगर आप ले रहे हो फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, सो जिसकी वजह से भी देखने को मिलता है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स ले रहे हो, सो ये सारा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। सो ये चीजें आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, कौन से बोन मोस्टली अफेक्टेड होता है, एंड प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्लिनिकल फीचर की बात करें, सो क्लिनिकल फीचर आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली पेन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पेन जो होगा ना ड्यूरिंग लिफ्टिंग, ड्यूरिंग बेंडिंग हो गया, स्टॉपिंग हो गया, सो इस टाइम पेन ज्यादा होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। उसके अलावा बैकएक, अगर वर्टिब्रल कॉलम अफेक्ट है सो बैकएक होगा। एंड जो ओल्ड एज है, जो लाइक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो बेसिकली जो देखने को मिलता है, उसमें हाइट भी डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि अगर वर्टिब्रल कॉलम अफेक्टेड है तो पोरोसिस होते होते धीरे धीरे क्या होने लग जाती है कि हाइट भी डिक्रीज दिखती है उसमें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या दिखता है, ड्वेगर्स हम्प दिखता है, दैट इज नथिंग, इट इज काइफोसिस। जो स्पाइन है वो काइफोस हो जाती है ना, हंचबैक हो जाती है। आगे मैं जब मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम डिफॉर्मिटीज बताऊंगी तो उसमें मैं इमेज दिखाऊंगी, है ना। सो जो थोरैसिक स्पाइन है ना, वो ऐसे हो जाता है, बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड हो जाती है, काइफोसिस हो जाता है ना, हंचबैक हो जाता है, दैट इज द काइफोसिस। और काइफोसिस ऑफ द डोर्सल स्पाइन, जिसको ड्वेगर्स हम्प बोलते हैं, ये भी दिखने को मिलता है ना। ये हो गया। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे एक्सरे वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, डेक्सा स्कैन करते हैं बेसिकली। ऑस्टियोपोरोसिस में हम क्या करते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं। डेक्सा क्या, दैट इज द डुअल एनर्जी एक्सरे एंथ्रोपोमेट्री स्कैन है, सो ये बेसिकली बताता है अच्छे से, ठीक है ना। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मैंने बताया पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होने दिखने को मिलता है। उसके अलावा हिप फ्रैक्चर भी हो सकता है, फीमेल में बेसिकली हिप फ्रैक्चर देखने को मिलता है। एंड कोलीज फ्रैक्चर भी हो सकता है ना, रेडियस अल्नल यहाँ पे जो फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज द कोलीज फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है इन मेल में। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सिंपल है, पोरस काइंड ऑफ जो बोन है वो पोरस हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन की वजह से, बोन की मास डेंसिटी कम होने की वजह से पोरस हो जाता है बोन, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, मोस्ट कॉमन बोन कौन कौन से अफेक्टेड है, डायग्नोसिस डेक्सा स्कैन कंफर्म करता है। क्लिनिकल फीचर्स में पेन बेसिकली होता है ड्यूरिंग लिफ्टिंग, बेंडिंग, स्टॉपिंग, है ना, और हाइट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ड्वेगर्स हम्प देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी देते हैं, बेसिकली डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो रहा है ना, सो हम क्या देते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी देते हैं। डाइट रिच इन विटामिन डी, कैल्शियम रिच डाइट जो होता है, लाइक हमारा मीट वगैरह, एग वगैरह, क्या बोलते हैं, ये सारी सनलाइट एक्सपोजर है ना, तो ये सारे पेशेंट को हम बोलते हैं। उसके अलावा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, बेसिकली जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन की कमी की वजह से है, सो हम उसमें HRT देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन देते हैं, तो साथ साथ हमें प्रोजेस्टेरोन भी देना पड़ता है, सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देते हैं। उसके अलावा कैल्सिटोनिन देते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन, जो ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर देगा, है ना, सो कैल्सिटोनिन देते हैं। वैसे ही बिसफोस्फोनेट्स देते हैं, बिसफोस्फोनेट्स में लाइक हमारा एलेंड्रोनेट हो गया, रेजिंड्रोनेट हो गया, जोलेंड्रोनिक एसिड हो गया, तो ये सारे मेडिसिन आपका नाम याद करना है बिसफोस्फोनेट्स ग्रुप का, ठीक है ना। उसके अलावा हम SCRM भी देते हैं। SCRM क्या, दैट इज द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर, दैट इज रेलोक्सिफिन, है ना, रेलोक्सिफिन भी देते हैं। अगर हम पेशेंट को रेलोक्सिफिन देते हैं ना, तो एक चीज आपको याद रखना है कि पेशेंट को रेलोक्सिफिन देने के बाद हमें पेशेंट को 72 आवर्स के लिए हमें इमोबिलाइज्ड करके रखने पड़ते हैं, सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। एंड अगर पेशेंट एलेंड्रोनेट ले रहा है तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि एलेंड्रोनेट का साइड इफेक्ट क्या होता है, ईसोफगाइटिस। एंड जो पेशेंट एलेंड्रोनेट लेगा उसको हमें बताना है कि आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, जैसे हम पेंटोप एम्प्टी स्टमक लेते हैं ना, ऐसे ही एलेंड्रोनेट को भी एम्प्टी स्टमक लेना है विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर, फुल 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है। एंड हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक कोई फूड नहीं खाना है, एंड 30 मिनट तक हमें सीधा नहीं लेटना है। तो
तो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है अगर पेशेंट एलेंड्रोनेट ले रहा है तो, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया कैल्सिटोनिन, बिस्फोस्फोनेट, एससीआरएम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। सो ऑस्टियोपोरोसिस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड डिसऑर्डर है हमारा ऑस्टियोमलेशिया। सो ऑस्टियोमलेशिया भी क्या है, इट इज ऑल्सो द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है, बोन क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, बोन पोरस हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली क्यों हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉज था, हार्मोनल की वजह से भी था, बट यहाँ पे बेसिकली विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी एंड कैल्शियम ही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बोन जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, पोरस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। सो ऑस्टियोमलेशिया ऐसे याद करो, अगर आपको मुलायम पता होगा, मुलायम, मुलायम मतलब कि सॉफ्ट, है ना। ऑस्टियोमलेशिया मुलायम मतलब कि सॉफ्ट होता है ना, अगर आप हिंदी वर्ड जानते हो मुलायम तो आपको पता होगा, मुलायम मतलब सॉफ्ट होता है। सो यहाँ पे बोन क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, मुलायम हो रहा है। ऑस्टियोमलेशिया मुलायम हो रहा है, एम है ना, एम इज मलेशिया, एम इज द मुलायम मतलब सॉफ्ट हो रहा है। सो यहाँ पे बोन सॉफ्ट हो रहा है, एंड बेसिकली विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। सो हम इस पेशेंट में फिर विटामिन डी एंड कैल्शियम लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एडल्ट में, अगर एडल्ट में विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। बट अगर यही विटामिन डी एंड कैल्शियम अगर छोटे बच्चों में कम होगा, चिल्ड्रन में कम होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमें रिकेट्स देखने को मिलेगा। तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया बोथ आर द सेम डिजीज, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट, रिकेट्स बच्चे, है ना। सो रिकेट्स में भी बोन वही विटामिन डी एंड कैल्शियम की ही कमी थी, बट ये बच्चों में अगर होगा प्रॉब्लम, तो बच्चों में बोन का बेसिकली ग्रोथ होता है ना, एडल्ट में तो ग्रोथ हो जाता है प्रॉपरली देखा जाए तो, बट जो बच्चे हैं उसमें बोन का ग्रोथ हो रहा होता है। तो उस टाइम अगर विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी होगा तो बोन में एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सो रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। क्यों हो रहा है, दोनों डिसऑर्डर हो रहा है बिकॉज ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है ना। सो ये हो गया ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स हमारे चाइल्ड में देखने को मिलेगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। इसमें हम कैल्शियम एंड विटामिन डी का सप्लीमेंट्स देते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। देखो रिकेट्स में मैंने क्या बताया कि बोन अभी ग्रोथ हो रहा था, एंड उस टाइम विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बच्चों में क्रेनियोटेप्स देखने को मिलेगा। क्रेनियोटेप्स क्या है, नथिंग, जब आप स्कल, अब बेबी का जब स्कल ऐसे पैल्पेट करोगे ना तो बहुत सॉफ्ट काइंड ऑफ लगेगा, बॉल को टच कर रहे हो, ऐसे सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन, है ना। सो क्रेनियोटेप्स मतलब क्रेनियम को आप जब टच करोगे, स्कल के बोन को जब आप टच करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। सो सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन इज नोन एज क्रेनियोटेप्स, ठीक है। रकाइटिक रोजरी, तो आपने रोजरी सुना होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि बीड लाइक इनलार्जमेंट एट कोस्ट्रोकोंड्रल जंक्शन ऑफ रिब्स। सो जो कोस्ट्रोकोंड्रल जंक्शन ऑफ जो रिब्स है ना, वहां पे ऐसे बीड्स लाइक अपीयरेंस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रकाइटिक रोजरी। उसके अलावा पिजन चेस्ट क्या हो जाता है कि क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम कम है, तो जिसकी वजह से जो स्टर्नम का ओवर ग्रोथ है ना, स्टर्नम एबनॉर्मली ग्रोथ होता है, आगे की तरफ प्रोट्यूड हो जाता है। सो जिसकी वजह से फॉरवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम, सो पिजन शेप जैसा दिखता है ना, ऐसे पिजन चेस्ट दिखता है। सो दैट इज द पिजन चेस्ट। हैरिसन ग्रुप क्या होता है, हैरिसन ग्रुप में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन अलोंग द लोअर रिब्स, है ना। सो जो डायफ्राम है वो थोड़ा अप टाइप का हो जाता है। सो हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन अलोंग द लोअर रिब्स जो है वो हॉरिजॉन्टली नीचे डिप्रेस हो जाती है ना। सो दैट इज द हैरिसन ग्रूव बन जाता है, ठीक है ना। एंड उसके अलावा वाइडनिंग ऑफ रिस्ट हो जाता है, देखो यहाँ पे एबनॉर्मली ग्रोथ हो गया रिस्ट का, सो वाइडनिंग ऑफ रिस्ट हो गया। एंड उसके अलावा बोल लैग हो जाता है, जिसको हम जेनुवेरम बोलते हैं। सी दिस इज द बोल लैग, है ना, बोल लैग हो जाता है, एक इमेज है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोल लैग का इमेज मैंने रखा था आपके लिए। यस, दिस इज द बोल लैग, दिख रहा है आपको, दिस इज द बोल लैग, है ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि बोल लैग में क्या हो जाता है। नॉर्मल लैग हमारा ये रहा, ठीक है, एंड सी ये हमारा बो लैग है, दिखा आपको, दिस इज द बो लैग, है ना। ये काइंड ऑफ ऐसे बो बन जाता है, ठीक है। सो ये हमारा काइंड ऑफ ऐसे बो बन जाता है, दिस इज द बो लैग, है ना। ये सब कुछ रिकेट्स में ये बो लैग देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ और चीजें आपको क्या याद रखनी है,
आपको कुछ और चीज़ों में ये याद करना है, ऐसे याद कर लो। देखो, वाइट सूचर्स भी हो जाते हैं बच्चों में, आपको वाइट सूचर्स दिखेंगे। जो फोंटेनिल्स है वो डिले क्लोजर ऑफ फोंटेनिल्स हो सकता है। क्रेनियोटेप्स मतलब दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल हो गया। रकाइटिक रोजरी हो गया। हैरिसोन्स सल्कस और हैरिसोन ग्रुप्स हो गया, है ना। बोइंग ऑफ लेग हो गया, है ना। स्वेलिंग एट द एंकल और रिस्ट हो गया, ठीक है ना। पेक्टस कैरिनेटम हो सकता है। डेंटल हाइपोप्लेसिया भी देखने को मिल सकता है। फ्रंटल बोसिंग भी देखने को मिलता है। सो ये सारा रिकेट्स का ये सारा साइन है ना। रिकेट्स में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो ये सारा चीजें आपको याद करना है, ठीक है ना। सो हमारा रिकेट्स हो गया। तो अभी तक हमने ऑस्टियो अर्थराइटिस पढ़ लिया, ऑस्टियो मलेशिया पढ़ लिया एंड हमने रिकेट्स पढ़ लिया, ठीक है ना। रिकेट्स का ये सारा साइन इंपॉर्टेंट है, आपने पीडियाट्रिक्स में भी आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डिसऑर्डर हमारा आता है। बस आपको इतना इतना याद करना, बहुत डीपली नहीं जाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग MRP, दैट इज द मोस्ट रिमेंबर पॉइंट, मोस्ट रिमेंबर पॉइंट, है ना। तो हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए जस्ट वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत कम है। एंड ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेटेजी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए ना, कि इंपॉर्टेंट चीजें ही बेसिकली हमारा जो मोटिव है दैट इज कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। दैट्स नॉट कि हमें बहुत सारा ज्ञान लेना इज नॉट ओनली द लाइक हमारा मोटिव है। हमें बेसिकली ज्ञान को इतना लेना है कि हम एग्जाम क्रैक कर पाए। तो इसलिए हमने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, माइलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन। बोन में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब क्या था, कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, विटामिन डी की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, डीमिनरलाइजेशन हो रहा था, ये सब हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोन में इन्फेक्शन हो गया है। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ द बोन। अब ये इन्फेक्शन ऑफ बोन किसी भी तरीके से हो सकता है। लेट्स सपोज पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था, तो पेशेंट को आपने ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन किया, सो मतलब इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर हिमेटोजीनस स्प्रेड के थ्रू अंदर ही कुछ पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हुआ था एंड वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके बोन में चला गया, सो वहाँ पे हो सकता है। सो किसी भी सोर्स से हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन एंड बेसिकली बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सो मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, दैट इज द एग्जाम आस्क्ड क्वेश्चन, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस is the most common organism for osteomyelitis, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, ऑफ कोर्स बोन में इन्फेक्शन हुआ है, सो लाइक पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, है ना, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, टेंडरनेस हो गया, ठीक है ना। फ्रैक्चर भी हो सकता है इन द लास्ट स्टेज पे, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो। उसके अलावा ये तो हमारा क्लासिकल मतलब वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन में होगा, लोकल उस जिस बोन में इन्फेक्शन हुआ उस वहाँ पे ये चीजें दिखेगी। उसके अलावा फीवर, मलेरिया ओवरऑल आपको दिखने को मिल सकता है। तो ये तो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम MRI करेंगे, एक्सरे में उतने अच्छे से विजिबल नहीं होगा, MRI से बेसिकली आपको पता चलेगा। एंड बोन बायोप्सी इज द लाइक बेसिकली आपको लाइक काइंड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ चॉइस बोल सकते हो, जिससे आपको बेसिकली पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुआ है ना। सो बोन बायोप्सी इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस ऑफ चॉइस। उसके बाद मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सिंपल है, इन्फेक्शन हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। बट अगर वो बोन में पूरा ऐसे पस फॉर्म हो गया है, वो बोन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस बोन को हम रिमूव कर देंगे। उस बोन को रिमूव कर देंगे मतलब डेड बोन को हटा देंगे, है ना। वहाँ पे लेट्स सपोज नेक्रोज्ड हो गया, वो बोन पूरा नेक्रोज्ड हो गया, वहाँ पे पूरा पस बन गया है, वहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया है। सो वहाँ पे डेड वो जो बोन है वो पूरा डेड हो चुका है। सो उस डेड पार्ट को रिमूव कर देंगे एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेक्टोमी। सिक्वेस्ट्रेक्टोमी क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ डेड बोन, रिमूवल ऑफ डेड बोन, रिमूवल ऑफ डेड बोन, ठीक है ना। सो ये आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में याद करना है, कुछ नहीं, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना। बोन बायोप्सी बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है, जिससे बेसिकली हमें पता चलेगा। एंड ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं एंड हम सिक्वेस्ट्रेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। उसके बाद सिक्स्थ हमारा है रेब्डोमायोलाइसिस। सो रेब्डोमायोलाइसिस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मायो का लाइसिस हो रहा है। मतलब क्या है, मायो का लाइसिस मतलब कि मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटल मसल्स का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। अब स्केलेटल मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा ही होगा। सो क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा हमारा मायोग्लोबिन रिलीज होगा, ठीक है। क्रिएटिनिन काइनेज रिलीज होगा, फोस्फोरस रिलीज होगा,
ठीक है, फोस्फोरस रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, पोटेशियम रिलीज होगा। ठीक है ना, ये सब कहाँ रिलीज होंगे, ब्लड के अंदर। ये सारा लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज नोन एज rhabdomyolysis, skeletal muscles breakdown, and because of that myoglobin, creatine kinase, phosphorus, potassium increase in the blood। अब यही मायोग्लोबिन कहाँ जाएगा, यही मायोग्लोबिन हमारे किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, एंड जिसकी वजह से ये क्या लीड करेगा, इट विल लीड्स टू एक्यूट किडनी इंजरी और रीनल फेलियर करेगा, है ना। सो ये चीजें आपको बस इतना याद करना है कि स्केलेटल मसल्स ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से ये सारी चीजें रिलीज हुई, वही मायोग्लोबिन हमारा कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा, एंड उसकी वजह से इन द लेटर स्टेज में वो एक्यूट किडनी इंजरी या फिर रीनल फेलियर भी कर सकता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको पता कैसे चलेगा, सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या गया होगा, मसल पेन होगा। दिस इज द क्लासिकल ट्रायड बोल सकते हो आप, जो कि बेसिकली रेब्डोमायोलाइसिस में आपको देखने को मिलेगा। तीन चीजें, क्या, मसल पेन, क्योंकि मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मसल वीकनेस और मसल पेन तो होना ही होना है, एंड मायोग्लोबिन रिलीज हो रहा है। सो मायोग्लोबिन किडनी के पास जा रहा है, किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। सो यूरिन कैसा होगा, डार्क कोला कलर्ड यूरिन होगा। सो ये तीन चीजें आपको याद रखना है, मसल पेन, मसल वीकनेस एंड डार्क कोला कलर यूरिन होगा बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो ऑफ कोर्स क्रिएटिन काइनेज एलिवेटेड होगा, मायोग्लोबिन जो यूरिन में है वो एलिवेटेड होगा, है ना, ये सारी चीजें होगी। मैनेजमेंट में आपको क्या याद रखना है, मैनेजमेंट में आपको याद रखना है कि आपको पेशेंट को भर भर के आईवी फ्लूइड्स देने हैं, नॉर्मल सलाइन देना है भर भर के, सो दैट जो ये वेस्ट चीजें हैं मायोग्लोबिन वगैरह क्रिएटिन काइनेज वो अच्छे से वॉश आउट हो जाए, किडनी के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाए यूरिन के थ्रू। ठीक है, और उसके अलावा हम यूरिन अल्कलाइनेजेशन भी दे सकते हैं, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट हम पेशेंट को दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं फॉर यूरिन अल्कलाइनेजेशन के लिए। ठीक है ना, अगर पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है सो हम पेशेंट को डायलिसिस भी करवा सकते हैं। सो ये हमारा मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना, एंड अगर उसके अलावा पोटेशियम अगर एलिवेटेड है तो पोटेशियम कम करने के लिए हम ड्रग्स दे सकते हैं। सो दैट इज द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली आपको ये पॉइंट याद करना है कि मायोग्लोबिन, क्रिएटिनिन काइनेज ये सब इंक्रीज हो जाता है, एंड मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, वो किडनी के पास जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी और रीनल फेलियर भी कर सकता है। ठीक है ना, मसल पेन, मसल वीकनेस, डार्क कोला कलर यूरिन, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी चीजें देखने को मिलेगा, है ना, लाइक बोन में पेन हो सकता है, पोटेशियम एलिवेटेड है तो उसकी वजह से फीचर्स देखने को मिलेगा, है ना। तो बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एटलीस्ट याद करना है फॉर रेब्डोमायोलाइसिस। ठीक है, देन सेवेंथ डिसऑर्डर है हमारा पैगेट्स डिजीज। पैगेट्स डिजीज, इसको हम ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस है ना उसमें डिसऑर्डर हो गया है। सो क्या होता है हमारे बोन में, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, मतलब बोन बनता है। ब्लास्ट ब्लास्ट में बी आ रहा है ना, सो बोन इसमें बनता है ना, बोन बनता है। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, क्लास्ट टूटता है, बोन क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है। सो ऑस्टियोब्लास्ट होता है जिसकी वजह से हमारे न्यू बोन फॉर्म होते हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट तो जैसे जो ओल्ड बोन है वो क्या होता है, वो कम होते हैं, टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। सो इसमें क्या होता है ना, पैगेट्स डिजीज में क्या होता है कि इट इज द बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस, जो ये हमारा ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट वाली जो एक्टिविटी है ना उसमें डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों चीजें होती है। पैगेट्स डिजीज में ऑस्टियोब्लास्ट भी हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट भी हो रहा है, बट हो क्या रहा है कि ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज्यादा हो गया है, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया। बट द प्रॉब्लम क्या है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमारा ओल्ड बोन था, जो हमारा ओल्ड बोन है वो ब्रेकडाउन तो हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है ना, बट जो न्यू बॉर्न जो फॉर्म हो रहा है ना, जो हमारा न्यू बॉर्न फॉर्म हो रहा है वो एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम, एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है, वीक फॉर्म हो रहा है, थिक फॉर्म हो रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे ओल्ड बोन जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है, एंड न्यू बॉर्न फॉर्म हो रहे हैं, बट जो न्यू बॉर्न जो फॉर्म हो रहा है वो एबनॉर्मली ग्रोथ हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, वीक हो रहा है, फ्रेजाइल हो रहा है ना। सो दैट इज द पैगेट्स डिजीज, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज हो गई है, बट जो ऑस्टियोब्लास्ट हो रहा है ना वो एबनॉर्मली हो रहा है। ठीक है ना, सो एंड सेकेंड आपको इसमें क्या याद रखना है कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बोन पैगेट्स डिजीज में कौन कौन से हैं, पेल्विस, स्कल, स्पाइन एंड लेग। दिस इज द मोस्ट
कॉमन अफेक्टेड बोन्स इन द पैगेट्स डिजीज में, ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, बिस्फोस्फोनेट्स इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड कैल्सिटोनिन, ये दोनों ड्रग्स हम देते हैं, बिस्फोस्फोनेट्स एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है ना, जो कि क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द पैगेट्स डिजीज के बारे में आपको याद करना है। उसके बाद आता है हमारा कार्पेल टनल सिंड्रोम। सो कार्पेल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द कंप्रेशन हो जाता है, किसका कंप्रेशन हो जाता है, ऑफ मीडियन नर्व, जो हमारा मीडियन नर्व है ना, मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। सो मीडियन नर्व बेसिकली ये यहाँ तक सप्लाई करती है। सो मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे टिंगलिंग, नंबनेस, वीकनेस आपको यहाँ पे फील होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली लाइक ओबेसिटी की वजह से भी होता है, जो मोटापा वाले लोग होते हैं, ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी में भी ये आपको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, है ना, प्रेगनेंसी हो गया, या फिर जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं ना, जो बहुत लाइक इस हैंड का, फिंगर्स का यूज करते हैं, सो कंप्यूटर वर्कर्स हो गए, है ना। सो इनमें ये बेसिकली देखने को मिलता है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम। सी दिस इज द मीडियन नर्व, सो ये इस मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, सो इस वजह से इस एरिया में क्या होता है, टिंगलिंग, नमनेस एंड वीकनेस देखने को मिलता है। सो दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, ये आपको इतना याद करना है। उसके बाद हमारा है पोर्ट्स डिजीज। पोर्ट्स डिजीज इज नथिंग, इट इज द पोर्ट्स डिजीज, और पोर्ट्स स्पाइन भी बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, इट इज द टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। जो हमारे स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें टीबी, उसमें अगर टीबी हो जाता है, उसको हम पोर्ट्स डिजीज या पोर्ट्स स्पाइन बोलते हैं, है ना। सो बेसिकली अगर लेट सपोज कहीं और ऑर्गन्स में, लिम्फ नोड में या फिर लंग्स में टीबी था, वो स्प्रेड होके हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज, है ना, टीबी ऑफ स्पाइन और पोर्ट्स डिजीज। इसकी वजह से ना बेसिकली काइफोसिस हो जाता है ना, और भी डिसऑर्डर हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है ना। जो हम डिसऑर्डर, जो हम वर्टिब्रल कॉलम डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, है ना। सो काइफोसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। सो ये आपको कुछ चीजें याद करना था, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 2 था ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एमआरपी, दैट इज द मस्ट रिमेंबर पॉइंट फॉर नॉसेट, ठीक है। उसके बाद हम एक और हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर एक और क्लास होगी, जो कि लास्ट क्लास होगी, जिसमें जितना भी है लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हम सारा डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर कर लिया है, ठीक है, और हमने क्या कर लिया है, हमने जितने भी कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैक्शन, फिक्सेशन, रिडक्शन, बैंडेज, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया, है ना, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो एंड मोटिवेटेड रहो, ठीक है।